Hi friends, this is Divyam and you are watching EduCode. So today I am going to teach you about shear force and bending moment. Before knowing what is shear force and bending moment, we need to know what is force. So force क्या है? So हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि it is a push or pull, shortest definition जो हमें force के अभी तक पता है. तो फोर्स एक पुश या पुल है, बट अब हम एक सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो सिविल की लैंग्वेज में फोर्स का क्या मतलब होता है. सो कभी भी आपसे अगर सिविल में फोर्स की बात की जाए तो आपको सीधे समझना चाहिए कि एक लोड लग रहा है. अब वो किस तरीके से लग रहा है वो बहुत तरीके से लग सकता है. इट कैन बी इन एक्स डायरेक्शन, इट कैन बी इन वाई डायरेक्शन, इट कैन बी इन जी डायरेक्शन, इट कैन बी इन एन डायरेक्शन. ओके, सो ये चीज़ हो गई हमारी लोड क्या होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया आपके फर्स्ट आंसर. ओके, नाउ व्हाट इज शियर फोर्स. अब शियर फोर्स का आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको ये जो शियर फोर्स है मैं आपको 5 के प्रिंसिपल के बेसिस पे समझाने वाला हूँ. जो कि 5 के प्रिंसिपल क्या है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया है, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा. सो आप देखिएगा कि ये किस तरीके से वर्क करेगा और किस तरीके से मैं आपको भी समझाता हूँ. ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि 5K के अंडर आते हैं. ओके, सो शियर फोर्स से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रिएक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन. सो रिएक्शंस होती क्या है. हमने रिएक्शन सुना है काफी बार कि रिएक्शन आ रही है बीम में या कुछ है, तो रिएक्शन होती क्या है मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बट आपको एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो मैं अभी समझाने वाला हूँ शियर फोर्स के अंदर. सो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा बीम का. ये कौन सी बीम है अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. सो एक सिर्फ एक बीम रखी हमने कहा. सो इसमें मानते हैं इस एंड पे एक लोड लग रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब कभी भी एक लोड लगता है तो हमें ये पता होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर कि कभी भी कोई लोड लग रहा है. अब आप बताइए कि ये जो मेरा पेन है मार्कर है, ये जब इस डस्टर पे लोड लगाएगा कुछ इस तरीके से तो ये मुड़ना चाहेगा, बट ये नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा है मेरे हाथ से, ऐसे नीचे को फॉल क्यों नहीं कर जा रहा है, ये रुका क्यों है, क्योंकि यहाँ से मेरा हैंड जो है इसको रोक के रखा है कि नहीं. सो रोक के रखा है तो इसलिए सेम मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. इस वजह से क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है एक रिएक्शन आ रही है जो यहाँ से उसको रोक रहा है फोर्स, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन. ये धक्का दिया तो ये रोक रहा है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन. सो यहाँ पर एक फोर्स आएगी विच विल बी रिएक्शन फोर्स. ओके, दिस इज रिएक्शन एंड दिस इज लोड और फोर्स, व्हाटएवर यू वांट टू से. सो ये लगा. अब देखिए जो हमारी बीम है इसके हम बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस बना सकते हैं, और जब हम क्रॉस सेक्शंस को बनाएंगे वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ थोड़ा. लेकिन आप एक चीज़ बताइए मुझे, खुद सोचिए कि जो हमारा ये जो बीम बनती है ये किससे बनती है, कंक्रीट से बनती है. और कंक्रीट किसका होता है, सीमेंट, सैंड, मोटार एंड वाटर, ये चीज़ें मिला के बनता है. तो मतलब ये एक पूरा मिक्स होके बनता है एग्रीगेट का, सॉरी. तो ये चीज़ का बना के ये बनता है. अब जब ये बनता है ये डिफरेंट पार्टिकल्स थे ना, इनको हमने कंबाइन कर दिया और एक कंपोस्ट एक स्ट्रॉन्ग कंपोजिट स्ट्रक्चर बना दिया. ओके, मानते हैं. सो अब उन पार्टिकल्स के बीच में भी तो कोई फोर्स आएगा. लाइक ऐसे कोई, ये मान लीजिए हमारा दो एग्रीगेट्स हैं, हमारे दो पार्टिकल्स हैं एग्रीगेट्स के, तो इनके बीच में भी तो कोई फोर्स आता होगा. ऐसे इनमें भी शेयर आता होगा. तो शेयर क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा. तो कोई फोर्स इनके बीच में आता होगा. तो अब जब वो आता है आपस में तो उसको वो आपस में बैलेंस भी करेगा. लाइक जैसे यहाँ पर लोड था और इसको बैलेंस कर रहा था मेरा ये वाला है. सो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में ये इसको प्रेशर देता होगा, ये इसको आपस में प्रेशर देते हैं, बैलेंस होता है, तभी तो वो अपनी जगह से हिलते नहीं है. अगर मैं इसको यहाँ को धक्का दूंगा तो इधर हिल जाए, क्योंकि इस साले हाथ में अभी तक प्रेशर नहीं लगाया. जब ये इसको ऐसे बराबर में फोर्स आएगा इधर से भी और इधर से भी, तभी तो ये दोनों ऐसे फिक्स एक जगह पर है. नहीं तो अभी मैं इधर से ज़्यादा फोर्स लगाऊँ तो मेरा ये हैंड इधर चले जाएगा, या फिर मैं इधर से इधर लगाऊँ तो ज़्यादा चले जाएगा. इट मीन्स कि इधर भी रिएक्शन आती है लेकिन ये इस डायरेक्शन में, तो यानी कि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. तो ये इस तरीके से होगा. नाउ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ये ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों एग्रीगेट्स कुछ इस तरीके से रखे हों. जब एग्रीगेट्स ऐसे रखे होंगे तो उनके बीच में ऐसे भी कुछ रिएक्शन आएगा, आपस में एक दूसरे को स्लाइड करेंगे. नाउ अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी. अभी जो रिएक्शन आएंगे तो ठीक है, ये रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होगा कि रिएक्शन आती है कभी भी कोई चीज़, हम किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसको अपोज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, अपोज माने उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स आता है
जिसे हम रिएक्शन कहते हैं। ओके, सो ये था रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। अब मैं इससे आपको बताऊंगा कि शियर फोर्स क्या होता है, जो कि मेरे 5 प्रिंसिपल का पहली चीज है कि व्हाट इज शियर फोर्स। नाउ इस डायग्राम को मैं ऐसे रहने देता हूँ। सो व्हाट इज शियर फोर्स? शियर फोर्स एक हमारा फोर्स है जो कि कुछ इस तरीके से आई कैन डिफाइन शियर फोर्स एज इट इज अ फोर्स which acts between two bodies in a sliding manner. Now sliding manner से क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं ना? स्लाइडिंग मतलब कि कोई भी दो बॉडीज के बीच में जब फोर्स लगता है, स्लाइड करती हैं वो एक दूसरे के ऊपर। मैं आपको एक पेपर से एग्जांपल देता हूँ, एक पेपर से कि किस तरीके से। नाउ ये हमारे पास एक पेपर है, ओके। नाउ इसके बीच में जब ये दो, इसकी मान लीजिए मेरे 2 फोर्सेस हैं जो कि ऑपोजिट वे में लगेंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए ये है, तो मैं जब इसको ऐसे करके ये वाला हैंड आगे को और ये वाला हैंड पीछे को, जब दोनों को ऑपोजिट करूंगा तो यहाँ पर एक फोर्स लगा जिसने इसको टियर कर दिया। तो ये एक स्लाइडिंग फोर्स था, आप देख सकते हैं ये स्लाइड कर रहे हैं पेजेस आपस में। सो दिस इज कॉल्ड शियर फोर्स। स्लाइडिंग फोर्स इज कॉल्ड शियर फोर्स। इट इज द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्स। आई होप आप समझ गए होंगे कि शियर फोर्स क्या है। नाउ अब जब मैंने आपको बता दिया कि शियर फोर्स क्या है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। ये मेरा आंसर हो चुका। नाउ शियर फोर्स बीम में कैसे आता है? नाउ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाई डू वी स्टडी शियर फोर्स। शियर फोर्स हम क्यों पढ़ते हैं? अब शियर फोर्स हम क्यों पढ़ते हैं? अब सोचिए कि हमारा स्ट्रक्चर है, जब उसमें फोर्सेस आपस में आ रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, हमारी बीम जो है अकेली बीम से तो एक स्ट्रक्चर बनता नहीं, उसमें काफी सारे कॉलम के साथ बीम जुड़ी होती है। लाइक दिस कि ये हमारा कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, इन दोनों के बीच में एक बीम फिक्स हो गई। तो ये जो बीम है इसके बीच में यहाँ पर, इस जगह पर जहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, यहाँ पर स्लाइडिंग होती होगी एंड सिमिलरली यहाँ पर भी होती होगी। सो इस जगह पर भी शियर फोर्स आता है एंड शियर फोर्स आता है इधर इस पूरी बॉडी के अलोंग भी, इस बीम के पूरे अलोंग भी आता है शियर फोर्स। वो किस तरीके से आता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो ये हमारी, मैंने आपको बताया था, लोड लग रहा है, यहाँ से रिएक्शन लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए। अब जब हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। सो मैंने आपको कहा था कि जैसे कि 2 पार्टिकल्स से, इनके बीच में आपस में इस तरीके से फोर्स बैलेंस करने के लिए लगा था, इसको अपवर्ड, इसको ये इससे डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। सो इसी तरीके से यहाँ पर ही रिएक्शन लगी तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर एक फोर्स आएगा। सिमिलरली इस वाले डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए इधर एक अपवर्ड फोर्स आएगा। सिमिलरली इसके लिए ये आएगा और ऐसे ही करके इधर, और एक ऐसे, सिमिलरली इधर ऐसे। तो इसके लिए ये आया और इसके लिए ये आ गया। तो ये क्या होगा, हमारा बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से शियर फोर्स हर जगह आता है। अब किसी जगह कम आता है, किसी जगह ज्यादा आता है, ये मैं आपको समझाऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये है। So why do we study shear force? अब हम देखेंगे कि हम क्यों पढ़ते हैं shear force. So shear force पढ़ने की क्या जरूरत है? अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पर इतनी बड़ी बीम मैंने आपको दिखाया, तो इतने बड़े क्रॉस सेक्शंस में दिखाया कि कहाँ पर किस तरीके से आ रहा है होने को। इसी तरीके से बीम में बहुत छोटे छोटे, जैसे ये हमारी बीम है तो इसमें यहाँ हर जगह, बहुत ही पास में हर जगह पर आएगा हमारा जो shear force है। तो इसकी स्टडी के लिए कि कहाँ पर कितना आता है शियर फोर्स, इसलिए हम शियर फोर्स डायग्राम की स्टडी करते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इन थ्योरी बेसिस की हम क्यों स्टडी करते हैं, ये जानने के लिए कि कहाँ पर हमारा शियर फोर्स मैक्सिमम हो जा रहा है। मैक्सिमम माने किसी पॉइंट पे, इनमें से मान लीजिए अगर यहाँ बहुत सारे, ये बीम है, इसमें अगर यहाँ पर एक लोड है, यहाँ पर है, बहुत सारे लोड्स आ रहे हैं। तो ये लोड मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का था, ये 5 किलो न्यूटन का था और ये 50 किलो न्यूटन का था। तो ये सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर शियर फोर्स बहुत ज्यादा आएगा। तो इस चीज को जानने के लिए कि कहाँ पर आता है, वो हम लोड्स के हिसाब से चेक करते हैं कि कहाँ पर आना चाहिए। ओके, सो ये था हमारा कि शियर फोर्स किस तरीके से कहाँ पर आएगा, किस जगह पर ज्यादा आएगा, उस पॉइंट पे आएगा या उसके आसपास आएगा, ये एग्जैक्टली हमको डायग्राम से पता चलता है। फिलहाल के लिए ये था कि शियर फोर्स क्या होता है, कैसे निकलता है। नाउ ये हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेयर इज शियर फोर्स ऑब्जर्व। शियर फोर्स कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? शियर फोर्स हर जगह ऑब्जर्व किया जाता है जिस जगह पर लोड आ रहा होता है वहां। अब लोड कहाँ आ रहा है, जैसे कि इस बीम में यहाँ आ रहा था। अब मैं एक और बीम आपको दिखाऊं, जैसे इसमें यहाँ एक लोड है, यहाँ एक लोड है, इधर इधर अलग 2 लोड मैंने दिखाए हैं। तो इधर भी शियर फोर्स की जनरेशन होगी और इधर भी शियर फोर्स की जनरेशन होगी।
और इसको रिएक्शन के लिए यहाँ से रिएक्शन आ रहा है, तो इसको इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इस रिएक्शन को कि इन दोनों के बराबर हो। अब ये सब बाद में हम पढ़ेंगे, फिलहाल ये है कि इस तरीके से शेयर फोर्स आता है और इसलिए हम शेयर फोर्स को इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। ओके, और यहाँ पर हमको शेयर फोर्स देखने को मिलता है। नाउ ये चीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज हाउ डज शेयर फोर्स एक्ट। शेयर फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। तो शेयर फोर्स कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, शेयर फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है। तो शेयर फोर्स हमेशा, एक सेकेंड मैं बताऊं आपको, तो शेयर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली लिख लीजिए इसको, शेयर फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलरली। शेयर फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलरली, जिधर भी लोड आ रहा है उसके एग्जैक्टली, जिधर भी बीम है उसके एग्जैक्टली लोड जब रहेगा परपेंडिकुलरली लगता है, इसके यहाँ पर परपेंडिकुलरली। सो इस तरीके से शेयर फोर्स एक्ट करता है। एंड व्हेन डज शेयर फोर्स एक्ट, ये भी हमारा हो गया ना। व्हेन डज शेयर फोर्स एक्ट, शेयर फोर्स कब एक्ट करता है। शेयर फोर्स तब एक्ट करता है जैसे ही कोई लोड लगने लगता है, उसके लिए रिएक्शन आती है और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा शेयर फोर्स एक्ट करने लग जाता है। सो ये था हमारा शेयर फोर्स। अब हमने पढ़ लिया है शेयर फोर्स, तो अब हम पढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट। So now, what is bending moment? Before knowing bending moment, do you know what is moment? My first question says, मेरा पहला क्वेश्चन कहता है what is moment? So moment is defined as the turning effect produced by a force on a body. यानी कि turning effect produce किया गया एक force के द्वारा body के ऊपर, उसे हम कहते हैं moment। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। ये हमारी बीम है, तो इसमें यहाँ पर जब हमने लोड लगाया तो ये बीम मुड़नी चाहिए। ये देखिए ऐसे, ये बीम है यहाँ फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और यहाँ से मैं इसके ऊपर ऐसे लोड लगा रहा हूँ तो पूरी नीचे मुड़ेगी क्योंकि यहाँ पर लोड लग रहा है। अब जब ये मुड़ रही है तो हम मानते हैं कि लोड लग रहा है, और हमने पढ़ा है कि बेंडिंग मोमेंट का मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतनी। सो ये होता है हमारा मोमेंट। ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये हमारा फोर्स है, दिस इज अवर फोर्स, दिस इज अवर डिस्टेंस। सो हमारा मोमेंट क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर है आपस में, सो एल, एफ इनटू एल हमारा मोमेंट हो गया, सिंपल। सो ये है हमारा मोमेंट। अब आता है व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या है। अब हमने ये देख लिया कि हमारी जो अभी बीम थी उसे मैंने आपको बताया था कि फोर्स, इस तरीके से मैंने बताया था आपको कि इसमें फोर्स लग रहा है। अब जब फोर्स लग रहा है तो ये बीम को बेंड कर रहा है, और जिस फोर्स के वजह से, जिस मोमेंट की वजह से ये बीम मुड़ती है और जो उसमें इफेक्ट आता है उसे हम बोल देते हैं, जहाँ पर बेंडिंग आती है उसे हम बोल देते हैं बेंडिंग मोमेंट। सिंपल, बहुत सिंपल। सो बस ये हमारी बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि पहले हमने ये तो कर लिया, नाउ आता है कि व्हाई डू वी नीड टू नो बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर। अब हमें बेंडिंग मोमेंट एक स्ट्रक्चर का क्यों जानना पड़ता है, क्यों जानना चाहिए। अब आप ही खुद सोचिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा अगर एक बीम है फिक्स है यहाँ पर और जैसे फ्री है, तो इसके ऊपर जब लोड लग रहा है तो इस बीम में कितना लोड लग रहा है हमको जानना जरूरी है। ये भी हमको जानना जरूरी है, कितना रिएक्शन लग रहा है ये भी जानना जरूरी है। अगर लोड हमारे रिएक्शन, जो हमारा रिएक्शन है, मान लीजिए ऊपर से 80 kg का वेट आ रहा है और इधर जो रिएक्शन का फोर्स सहन करने की वो है कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ 40 kg की है। तो अब इसमें तो डबल लग रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये नीचे लगेगा और एक समय पे आके ये टूट जाएगी। तो इसलिए हमको जानना जरूरी है कि इसमें कितना मोमेंट लग रहा है, इधर या इधर या इधर किधर। सो लाइक सिंपली सपोर्टेड बीम, ये जो हमारी बीम होती है ऐसे वाली, ये इस बीम में सबसे ज्यादा हम कहते हैं बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर लगता है नीचे, इस रीजन में सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट लगता है। रीजन ये होता है कि मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये हमारी बीम है,
ये इसमें रिएक्शंस हैं। तो ये जो बीम है हमारी, इसमें जब यहाँ पर ये जो सपोर्ट्स हैं, these are supports, ये हमारे सपोर्ट्स हैं, इनकी वजह से ऊपर रिएक्शन लग रहा है। तो जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन ऊपर लगाएंगे, उसकी वजह से ये वाली बीम जो है ये कुछ इस तरीके से डिफेक्ट होगी, इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी, हमको डिफ्लेक्शन दिखाएगी। तो यहाँ से ये जो सपोर्ट्स हैं, ये वाले सपोर्ट्स इसको ऊपर उठाएंगे और ये वाला सपोर्ट भी इसको ऊपर उठाएगा। और यहाँ पर जो है इसको कोई सपोर्ट नहीं है, लोड्स लग रहे हैं ऊपर से, बल्कि तो लोड्स लग रहे हैं तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमारी जो बीम है ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, उसका शेप कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से बीम जब डिफ्लेक्ट करेगी तो हमको जानना जरूरी है कि कितना आएगा, नहीं तो ये बीम यहाँ से टूट जाएगी। इसको टूटने से बचाने के लिए हम पढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट। एंड बेंडिंग मोमेंट मैं लास्ट में लिखा, वेयर डू वी ऑब्जर्व बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कहाँ ऑब्जर्व होता है? बेंडिंग मोमेंट हमारे हर पार्ट में ऑब्जर्व होता है। अब कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। इस रीजन में हमारी जो ये वाली बीम होती है, सब सिंपली सपोर्टेड है, मैं सब आपको नेक्स्ट वीडियोज में समझाऊंगा। तो ये जो बीम होती है इसमें सबसे ज़्यादा सेंटर में आता है, जो सिंपली सपोर्टेड है। और ये जो बीम होती है हमारी, जो फ्री हैंड वाली होती है, इसको कैंटिलीवर बोलते हैं। तो इस बीम में सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है? इस बीम में यहाँ पर आता है सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट, इस रीजन में, और यहाँ पर बिल्कुल नहीं आता। सिमिलरली इसमें इधर बहुत ज़्यादा आता है। तो ये इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताऊँगा किस तरीके से क्या होता है। सो ये है हमारा बेसिक बेंडिंग मोमेंट का आइडिया कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट था। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ लास्ट में कि हमारा बेंडिंग मोमेंट तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिटर्मिनेट एंड नॉन डिटर्मिनेट। क्या बोला मैंने? डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ये कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? सो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स वो होते हैं, मैंने आपको बताया था रिएक्शन। रिएक्शन कैसे आती है? रिएक्शन हमने बोला था अपवर्ड। अगर लोड नीचे लगेगा, ये लोड नीचे लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या आएगी? रिएक्शन। ये रिएक्शन आई और ये हमारा लोड है, लोड को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन आ गई। अब ये तो हमारी आ गई इस जगह पर, बट अब हमको किसी और डायरेक्शन में हमारे ऊपर फोर्सेस आ रहे हैं, जैसे शियर फोर्सेस का इफेक्ट डायगोनल होता है, हमारे पास दूसरे फोर्सेस आ रहे हैं, शियर फोर्स आ रहा है, तो उसमें कैसे करेंगे? तो जिन बॉडीज का, स्ट्रक्चर्स का हम ये पता कर पाते हैं कि कितना मोमेंट आ रहा है, कितना लोड आ रहा है, कितना हमारा किस सेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, जिस जगह पर हम ये जान पाते हैं जिन स्ट्रक्चर्स का, उन स्ट्रक्चर्स को हम डिटर्मिनेट बोलते हैं। और हम जानते कैसे? सिर्फ तीन बेसिक इक्वेशंस होती हैं हमारी, सिग्मा हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू 0, सिग्मा वर्टिकल इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा मोमेंट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है? फर्स्ट है सिग्मा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल माने जितने भी नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्सेस हैं, वो 0 हों। वो हमको इस इक्वेशन के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि कहाँ पर मोमेंट्स आ रहे हैं। इस वर्टिकल फोर्सेस जो कि इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस हैं, वो हमको बता देंगे कि वहां पर इस इक्वेशन के थ्रू हमको पता चल जाता है कि कहाँ पर कितने फोर्सेस हैं। एंड लास्ट इज अवर मोमेंट, जो कि बीम्स में आता है। मैंने अभी आपको मोमेंट पढ़ाया है, तो यस, तो ये वही चीज है। इसका रिएक्शन ऐसा या ऐसा होता है, इसका इफेक्ट ऐसा और इसका ऐसा। तो ये हमारा टोटल है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब नॉन डिटर्मिनेट क्या होंगे? सो नॉन डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनकी हम पता नहीं लगा पाते कि डायरेक्टली, बेसिक पता नहीं लगा पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पता ही नहीं लगा पाते कि कहाँ पर रिएक्शंस आ रहे हैं। नॉन डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में ये होता है कि हम उनकी जो बेंडिंग और जो फोर्सेस हैं, जो लोड्स हैं, वो हर सेक्शन में नहीं पता लगा पाते इन तीन इक्वेशंस के थ्रू। तो ये तीन इक्वेशंस हम अगर इसके थ्रू जो है पता करते हैं, उसको डिटर्मिनेट बोलते हैं। और जो इनकी इन तीन इक्वेशंस के थ्रू हम नहीं पता कर पाते, जिनके लोड एंड मोमेंट्स के बारे में, उसे हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। हम साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, अगर आपको कुछ पसंद आया है हमारी वीडियो में, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलते रहे। और दोस्तों, हाँ, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, क्योंकि आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू।